हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हैं इनसाइड मूवीज इंडियन। आज जिस मूवी की कहानी लेके आई हूँ ये एक हॉरर थ्रिलर कहानी है जिसका नाम है द मैसेंजर्स। ये कहानी एक फैमिली की है जो कि एक नई जगह पे जाके बसते हैं और वहाँ उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलो शुरू करें कहानी। कहानी एक घर से शुरू होती है जो जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा है। इस घर के ऊपर रात में भी कौवे बोलते रहते हैं, लेकिन एक अनजान शक्ति लगातार उन पर नजर रख रही होती है। इससे पहले का परिवार यहाँ से निकल पाता, एक रहस्यमय शक्ति घर में दो लोगों की जान ले लेती है। एक बच्चा बच जाता है जो डरकर किचन के अंदर जाकर अलमारी में छुप जाता है। अब पूरे घर में सिर्फ वही बच्चा बचा है और वह अनजान शक्ति उसे ढूंढ रही है ताकि उसका भी अंत कर सके। धीरे धीरे वह शक्ति अलमारी तक पहुंच जाती है। बच्चा अंदर दुबका हुआ है, डरा और सहमा। तभी अलमारी के दरवाजे खुलते हैं। बच्चा ऊपर देखता है, उसकी आंखों में डर झलकता है। उसी पल एक हाथ अचानक उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ये कहानी 5 साल के बाद शुरू होती है। 5 साल बाद नया परिवार इसमें रहने के लिए आता है। इस परिवार में 4 लोग हैं: रॉय, उसकी पत्नी डेनिस और उनके 2 बच्चे। बेटी का नाम है जेस और बेटे का नाम है बेन। नए घर में शिफ्ट होने के बाद रॉय अपनी बेटी जेस से पूछता है, तुम्हें ये जगह कैसी लगी? जेस जवाब देती है, यहाँ बहुत ज़्यादा खामोशी है। रॉय हंसकर कहता है, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन रॉय अपनी बेटी जेस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। दरअसल एक बार जेस गाड़ी चला रही थी और उसके साथ उसका भाई बेन भी था। तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि दोनों की जान बच गई, लेकिन उस हादसे के बाद से बेन बिल्कुल खामोश हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद से जेस के माता पिता को उस पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें लगता है कि जिसकी लापरवाही के कारण ही हादसा हुआ था। समय बीतने के साथ परिवार घर में पूरी तरह बस जाता है। रॉय को लगता है कि इस नए फार्म हाउस में आने के बाद उनके परिवार में जो भी टूटी बिखरी चीज़ें थी वो सब ठीक हो जाएंगी, उनका परिवार खुशहाल हो जाएगा। खैर, अब हम देखते हैं जिस घर के अंदर घूमने लगती है और हर चीज़ को ध्यान से देखने लगती है। इस बीच वह कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी हम नोटिस करते हैं कि ये वही बेसमेंट का दरवाज़ा है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। उस महिला को एक हमलावर ने खींचकर मार दिया था। इसी समय डेनिस और रॉय बाहर खड़े होकर अपने काम के सिलसिले में बात कर रहे होते हैं। उधर जैसे जेस घर की सफाई करने लगती है। सफाई के दौरान उसे किचन की कैबिनेट के अंदर एक छोटा सा टॉय ट्रैक्टर मिलता है। वो उसे निकालकर अपने पास रख लेती है। इस बीच रॉय और डेनिस बहुत खुश होते हैं। वे अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। पर हमें पता है कि अब ऐसा नहीं होने वाला। अब रॉय अपनी बेटी जेस के पास आता है क्योंकि उसे यहाँ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है और वह बहुत परेशान भी हो रही थी। तब रॉय उसे दिलासा देता है और कहता है, ये हमारी नई शुरुआत है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगले दिन रॉय अपने ट्रैक्टर को टेस्ट करने के लिए बाहर जाता है। डेनिस उसे हौसला बढ़ाने के लिए चीयर अप करती है। टेस्टिंग के बाद रॉय ट्रैक्टर को पार्क कर देता है। तभी वहाँ एक डीलर आता है जो इस जगह को खरीदना चाहता है। वे रॉय को इस ज़मीन के बदले अच्छे खासे पैसे ऑफर करता है, लेकिन रॉय साफ मना कर देता है। उसे लगता है कि ये जगह उनके लिए लकी साबित होने वाली है, इसलिए वह उसे बेचना नहीं चाहता था। डीलर फिर भी ऑफर छोड़कर चला जाता है, ये कहते हो कि शायद बाद बाद राय का मन बदल जाए। इस बीच डेनिस बेन के कमरे में जाती है ताकि वे बिस्तर ठीक कर सके। जैसे ये बेडशीट उठाती है, बेन को बेडशीट के नीचे किसी के पैर दिखाई देते हैं, लेकिन डेनिस को कुछ भी नहीं दिखाई देता। बेडशीट को ठीक करने के बाद उसकी नज़र दीवार पर जाती है। दीवार काफ़ी गंदी हो चुकी है और उस पर एक बड़ा सा निशान भी बन चुका है। डेनिस उस निशान को साफ करने लगती है, लेकिन बेन ऊपर की ओर लगातार देख रहा था, जैसे उसे वहाँ कुछ नज़र आ रहा। डेनिस भी ये नोटिस करती है, लेकिन जब वह ऊपर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। रात में रॉय को बेन के कमरे से उसकी आवाज़ सुनाई देती है। जब वह वहाँ जाकर देखती है तो पता चलता है कि बेन अकेले ही खेल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी का पीछा कर रहा हो। रॉय को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह बेन को सुला देता है और अपने कमरे में लौट जाता है। अगले दिन जेस किचन में आती है कार की चाबी लेने के लिए। उसकी माँ डेनिस उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो जेस जवाब देती है, मैं शहर जा रही हूँ। ये सुनते ही डेनिस उसे चाबी लौटाने के लिए कहने लगती है। वो साफ कह देती है जेस कहीं भी नहीं जा सकती, खासकर कार में, क्योंकि उस हादसे के बाद से जेस कभी भी उसे कार नहीं चलाने देता था। जेस इस बात से भी नाराज़ हो जाती है क्योंकि असल में वह अपने पिता रॉय के साथ शहर जा रही थी। डेनिस ने बिना सोचे समझे उसे रोक दिया, जिससे जेस को और गुस्सा आ जाता है। इसके बाद रॉय और जेस शहर के लिए निकल पड़ते हैं। शहर में पहुंचकर रॉय और जेस एक दुकान में जाते हैं। वहाँ जैसे ही उनकी नज़र दीवार पर टंगे एक न्यूज़पेपर पड़ती है, जेस उसे ध्यान से देखती है। इसके बाद जेस थोड़ा शहर घूमने लगती है।
घूमते फिरते उसकी मुलाकात बास्केटबॉल खेल रहे एक लड़के बॉबी से होती है। बॉबी जेस को देखता है और उससे बात करने लगता है। जेस को बॉबी पसंद आ जाता है। बातों बातों में बॉबी जेस को बाहर घूमने के लिए पूछता है। इस पर जेस हाँ कर देती है और साथ ही उसे बताती है कि वह कहाँ रहती है। अब घर पर बेन नाश्ता कर रहा होता है। इसी बीच वह चम्मच से खेलने लगता है। वह चम्मच में अपना चेहरा देख रहा होता है। तभी चम्मच के रिफ्लेक्ट में उसे कुछ अजीब सा नज़र आता है। वह गौर से देखता है तो चौंक जाता है। एक भूतिया परछाई वहाँ पर दिखती है। डरकर वह पीछे मुड़कर देखने लगता है, लेकिन अब वह भूतिया आकृति छत पर नज़र आ रही थी। बेन घबराता नहीं बल्कि उस परछाई का पीछा करने लगता है। वह धीरे धीरे चलते हुए इस बंद कमरे तक पहुँच जाता है। तभी उस बंद कमरे का लॉक अपने आप खुल जाता है। अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। लेकिन ठीक उसी समय डेनिस वहाँ आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है और बेन किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच जाता है। इस बीच जेस और रॉय घर वापस आ जाते हैं। जेस अंदर आकर अपनी माँ डेनिस से मिलती है। डेनिस उससे सुबह के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन जेस नाराज़ नहीं थी। वह अपनी माँ से पूछती है क्या मेरे लिए कोई काम है। इस पर डेनिस उसे बेसमेंट में कुछ सामान रखने के लिए कहती है। अब जेस बेसमेंट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। फिर अचानक शॉकिंग तरीके से दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दूसरी तरफ रॉय के पास फिर से वही आदमी आता है जो इस घर को ख़रीदना चाहता है, लेकिन रॉय उसे दोबारा साफ मना कर देता है और कहता है कि वह ये जगह नहीं बेचेगा। उसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। अब रॉय की नज़र अपनी कार पर पड़ती है। कार के अंदर ढेर सारे कौवे बैठे होते हैं। वे कार के अंदर रखे बीज खा रहे थे। रॉय उन परिंदों को भगाने की कोशिश करता है। उधर बेसमेंट में जेस को वहाँ पर एक मरी हुई कौवा मिलता है। वह एक लकड़ी की स्टिक से उसे छूती है। जैसे ही वह उसे छूती है वो अचानक उड़कर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर जेस काफ़ी डर जाती है। इसके बाद रायन इन परिंदों से परेशान आ चुका है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और हवा में फायर कर देता है। गोलियों की आवाज़ से सारे कौवे उड़ जाते हैं। रॉय उस आदमी का धन्यवाद करता है और उसका नाम पूछता है। वह आदमी बताता है कि मेरा नाम जॉन है। जॉन यहीं इसी इलाके में रहता था। इसी बीच गोलियों की आवाज़ सुनकर जेस और डेनिस भी बाहर आ जाते हैं। रॉय उन्हें बताता है कि अब सब कुछ ठीक है। फिर उनका परिचय जॉन से करवाता है। जॉन इसी इलाके में रहता था, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं था। तब रॉय उसे अपने काम में मदद करने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन उनकी मदद करने लगता है। काम करते वक्त रॉय के हाथ में चोट लग जाती है। इसके बाद डेनिस उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, लेकिन जाने से पहले वह बेन को जेस के हवाले कर देती है। हम यहाँ एक और चीज़ नोटिस करते हैं। जो ट्रैक्टर वाला खिलौना शुरू में जेस को मिला था वह बेन के पास था। अब जॉन उनके पास आता है। वह उस टॉय ट्रैक्टर को ध्यान से देखता है, फिर कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। उधर जेस अपने घर के ऊपर ढेर सारे काले परिंदे देखती है। इसके बाद वह घर के अंदर चली जाती है। अब वह बेन को खाना दे रही थी कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ें कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर सीलिंग से आ रही थी। तभी घर के अंदर की चीज़ें अचानक हिलने लगती हैं। हर तरफ हलचल मच जाती है। जेस घबराकर अपने भाई बेन को पकड़ लेती है। इस बीच वह 911 पर कॉल करने लगती है, लेकिन तभी ट्रैक्टर टॉय अपने आप चलने लग जाता है। बेन उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है। जेस उसे रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन आगे जाकर बेन अचानक गायब हो जाता है। अब उसी बीच वहां पर बेन फिर से आ जाता है, लेकिन जेस कुछ समझ पाती इससे पहले ही बेसमेंट से कुछ भयानक हाथ निकलते हैं और जेस को पकड़ने लगते हैं। वहां पर एक फीमेल भूत भी मौजूद है। ये सब देखकर जेस घबरा जाती है और अपने भाई को लेकर भागने लगती है। वे जल्दी से खिड़की की ओर बढ़ती है। तभी जॉन खिड़की के पास आता है और जेस अपने भाई को लेकर खिड़की से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता है। ऐसा लगता है वहां पर कुछ हुआ ही नहीं हो। अब 911 पर कॉल करने के कारण पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। ये सुनकर डेनिस और रॉय फौरन घर आ जाते हैं। रॉय पुलिस से बात करता है, जहां पर पुलिस उसे बताती है कि वहां पर कोई नहीं था। शायद जेस को सिर्फ वहम हुआ और वो डर गई। इसके बाद पुलिस चली जाती है। जेस अपने माता पिता को बताने लगती है कि उसने वहां पर कुछ देखा, लेकिन उसके माता पिता उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है जेस ये सब सिर्फ इस घर से जाने के लिए बोल रही है, या शायद उसने कोई नशा कर लिया होगा। अब रात में जेस अपने भाई बेन के पास जाती है। उसे लगता है कि बेन ने भी कुछ अजीब देखा होगा, लेकिन बेन बोल नहीं सकता था। अब रात के समय बेन अचानक से कुछ आवाज निकालता है, जिसे सुनकर जेस फौरन उसके पास आती है। वो बेन से पूछती है, क्या तुमने उन लोगों को देखा? अगर बेन ने कुछ देखा है तो उसे बताना होगा। वे चीज कहाँ है? इस पर बेन इशारा करने लगता है और जेस उसके इशारे को देखकर आगे बढ़ती है। अब जेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। अचानक वह रुक जाती है। अब पता चलता है कि उसके पीछे एक भूतिया आकृति खड़ी थी, जिसकी ओर बेन इशारा कर रहा था, लेकिन जेस सामने देख रही थी, उसे कुछ नहीं दिखता। तभी जेस को अचानक अपने पीछे
आहट से सुनाई देती है। जैसे ही वे पीछे मुड़ती है, वह भूतिया आकृति गायब हो जाती है। अब अगले दिन जेस इस बारे में जॉन से पूछने जाती है, लेकिन जॉन उससे कहता है शायद ये सब तुम्हारे मन का वहम हो। जिसको ये जवाब पसंद नहीं आता, इसलिए वह बॉबी के पास जाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन बॉबी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब जेस खुद ही बेसमेंट में जाने का फैसला करती है। उसे लगता था कि जो कुछ भी उसे दिखाई दे रहा था वह इस घर में पहले रहने वाले परिवार के साथ जुड़ा हुआ था। अब बेसमेंट में जाकर उसे एक ड्राइंग मिलती है। उस ड्राइंग में एक परिवार बना होता है, माता पिता, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई। जब ध्यान से इसे देख रही होती है, तभी अचानक पूरे बेसमेंट में एक काली परछाई फैलने लगती है। अब वो अजीब सी परछाई पूरे बेसमेंट की दीवारों और फर्श पर फैल चुकी थी। तभी जेस के बालों को वही भूत पकड़ लेता है। जेस डर के मारे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन भूत सीलिंग से नीचे आकर उसका पैर पकड़ लेता है। अब हम समझ पाते हैं कि ये भूत असल में वही माता पिता और बच्चे थे जिन्हें स्टार्टिंग में मार दिया गया था। अब जैसे ही जेस को भूत अपनी ओर खींचने लगता है, अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है। अब डरी सहमी जेस बेसमेंट से बाहर भागती है। उसे अपने माता पिता को इस बारे में बताना था, लेकिन जेस को पता था कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वे चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। अब जॉन वहां जेस के पास आता है। जेस उसे बताती है कि उसने यहाँ कुछ देखा था। उसे लग रहा था कि वह कोई भूत है, कोई इंसान नहीं। शायद वो उससे कुछ कहना चाहती थी। जॉन उसकी बात से सहमत हो जाता है। अब सीन चेंज हो जाता है। जेस एक स्पिरिट को फॉर्म के शेड में जाते हुए देखती है। वो भी अंदर जाकर देखती है। उसे कोई रोता हुआ दिखाई देता है। जेस धीरे धीरे उसके पास जाती है, लेकिन अचानक से वह भूत होता है। जेस चीखने लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में जाता है। डॉक्टर जेस के पेरेंट्स को बताते हैं कि जेस ने खुद को चोट पहुंचाई थी, यानी कि उससे किसी और ने कुछ नहीं किया। ये सब सुनकर उनको अजीब लगता है, लेकिन असल में हम जानते हैं कि ये सब उन भूतों ने किया था। अब घर जाते हुए जेस फिर से अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ मैंने देखा वो सच था, लेकिन वो उसके पेरेंट्स उसकी बात का यकीन नहीं करते, क्योंकि उसकी पुरानी गलतियों की वजह से उन्होंने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया था। उन्हें लगता था आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब जेस की वजह से ही हो रहा है। अब रॉय जेस पर बहुत गुस्सा हो जाता है कि पहले ही तुम्हारी वजह से हमें फाइनेंशियल क्राइसिस झेलने पड़ रहे हैं और अब तुम नाटक कर रही हो ताकि यहाँ से अपने पुराने घर जा सके। लेकिन हकीकत तो हम जानते हैं कि वो कोई नाटक नहीं कर रही है। जेस की बात, राय की बातें जेस को बहुत बुरा लगती हैं। वो चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। वहीं पर उसे एक लॉकेट मिलता है। इस लॉकेट के अंदर उसी औरत की फोटो थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब जेस को याद आता है कि उसने ये फोटो पहले कहाँ देखी थी। दरअसल उसने ये फोटो स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर स्टोर में देखी थी। जेस के पेरेंट्स घर लौटते हैं, जहाँ रॉय और डेनिस के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि रॉय ने डेनिस को उस आदमी के ऑफर के बारे में नहीं बताया था जो इस जगह को खरीदना चाहता है। डेनिस को लगता है कि अगर ये फॉर्म बेचे तो उनकी परेशानियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन रॉय ने फैसला किया कि वो यही रहेंगे। तभी रॉय को जेस के रूम से आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर जेस गायब मिलती है। रॉय उसे ढूंढने के लिए कार लेकर निकलता ही है, जबकि जेस साइकिल से जा रही होती है। और तभी बॉबी ट्रक से उसके पास आ जाता है, जहां जेस बॉबी के साथ ट्रक में बैठकर चली जाती है। उसे घर में देखी गई सभी अजीब घटनाओं के बारे में बताने लगती है। जब बॉबी पूछता है कि क्या तुमने ये बातें अपने माता पिता को बताई, तो जेस निराशा होकर जवाब देती है कि वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। इसके बाद वे अपनी कहानी बताने लगती है कि कुछ महीने पहले जब उसकी माँ उसके पिता को लेने एयरपोर्ट गई थी और जेस को बेन का बेबी सिटर बनाया था, लेकिन जेस ने उस दिन बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और उसने ये बात अपनी माता पिता से छुपा ली। ड्राइव करते समय नशे की हालत में उसका गंभीर एक्सीडेंट हो गया, जिससे बेन को बहुत चोटें आई। सदमे की वजह से उसने बोलना बंद कर दिया। यही वजह थी कि उसके माता पिता अब उस पर भरोसा नहीं करते। दूसरी तरफ जॉन पर ढेर सारे कौवे हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। अंदर डेनिस अपने छोटे बेटे बेन के पास होती है, जहां बेन पीछे इशारा करने लगता है। जब डेनिस देखती है तो दीवार में से गोश्त निकलने लगते हैं। वह डर जाती है और उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी जेस ठीक कह रही थी
ये समझते हुए तुरंत पैकिंग करने लगती है, जो कि एक समझदारी भरा फैसला था। इसी बीच जेस और बॉबी न्यूज़पेपर की कटिंग देखने लगते हैं, जिसमें उस लेडी के परिवार की खबर होती है जो सनफ्लावर फार्मिंग से जुड़ी थी। चौंकने वाली बात ये थी कि उस लेडी का पति कोई और नहीं बल्कि जॉन था, यानी जिसने अपने परिवार को मारा था वह खुद जॉन था। ये देखकर वो तुरंत घर की तरफ निकल पड़ती है। उधर डेनिस घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे देख लेता है और उसे अपनी पत्नी मैरी समझने लगता है, क्योंकि उसकी असली पत्नी भी उसे छोड़कर जा रही थी। जॉन डेनिस को रोकने की कोशिश करता है और उसे नहीं जाने देता, बल्कि बेन को भी अपना बेटा मानने लगता है। डेनिस कुछ समझ नहीं पाती कि जॉन क्या कह रहा है। जॉन जबरदस्ती करता है, लेकिन तभी जेस और बॉबी वहां पहुंच जाते हैं। जॉन उन पर फोर्क से हमला कर देता है, जिससे बचने की कोशिश में बॉबी को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जॉन जेस के पीछे पड़ जाता है। जेस भागते हुए खुद को बेसमेंट में लॉक करती है। बेसमेंट के अंदर उसे अपनी माँ और बेन दोनों मिल जाते हैं। जैसे ही जॉन बेसमेंट में जाने लगता है, जेस अपनी समझदारी दिखाते हुए वहां का बल्ब तोड़ देती है ताकि जॉन उन्हें ना देख पाए। जॉन अंदर आता है, लेकिन अंधेरे में उसे कोई दिखता नहीं। तब वह बेसमेंट की सीलिंग में छेद करने लगता है ताकि रोशनी आ सके। इसी दौरान रॉय भी वहां पहुंच जाता है और बॉबी से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। फिर वह बेसमेंट में आ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जॉन कौन है। तभी जॉन अचानक पीछे से रॉय पर डन फुक से हमला कर देता है, जिससे रॉय गिर जाता है। मौका देखकर जेस जॉन पर डंडे से वार करती है, लेकिन जॉन उस पर भारी पड़ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहां एक दलदल जैसा बन जाता है, जिसमें जॉन के परिवार के भूत प्रकट हो जाते हैं। दरअसल जॉन ने ही अपने परिवार को मार दिया था, क्योंकि वह हमेशा से मानसिक रूप से परेशान था। उसकी पत्नी और बच्चों की आत्माएं उसे उस दलदल में खींचने लगती हैं। असल में जॉन के दिमाग पर चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन अपनी पुरानी परिस्थितियों के हिसाब से वो अपने ये सोच रहा था कि उसके पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर जा रहे हैं। इसी भ्रम में उसने दोबारा से वही अपराध दोहराने की कोशिश की, लेकिन अंत में जब जॉन दलदल में गिरने लगता है तो वह जेस का पैर पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगता है। तभी जेस के माता पिता उसे छुड़ा लेते हैं और जॉन को उसका परिवार की आत्माएं दलदल में खींच लेती हैं। इस तरह वे सब अपनी मौत का बदला ले लेते हैं। इसके बाद रॉय और बॉबी को अस्पताल ले जाया जाता है, क्योंकि उन्हें काफी चोट आई थी। अब सीन कुछ महीनों के बाद का होता है, जहां यह परिवार अब एक साथ रह रहा है। उनका सूरजमुखी का खेत भी अच्छे से चल रहा है, साथ ही वहां से सारे काले कौवे का झुंड भी चला गया है और बेन का ट्रॉमा भी खत्म हो गया है, यानी कि वह फिर से बोलने लगा था। यानी कि अब सब कुछ ठीक हो गया था। रॉय की बात सच साबित हुई। यहाँ आकर उनकी आत्माएं ठीक हो जाएंगी, और वही हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी अगली बार एक और नई कहानी के साथ। इसके साथ ही गुड बाय, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़, और फिर मिलेंगे वापस।